Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today we are going to discuss the NTA physics test, practice test number 4. In this question paper, it is a very simple question paper, जैसे हमने सॉल्व किया है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है टफ क्वेश्चन है। जो 5 क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, 3, 14, 22, 33 एंड 43, ये 5 क्वेश्चन कंपैरेटिवली क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। आप स्किप करके आगे जा सकते हैं यदि आपको पेपर आसान लगता है, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, हमारा कंटेंट और वीडियो लेक्चर रिप्रेजेंट करने का तरीका यदि आपको अच्छा लगे और आपको लगता है कि ये वीडियो लेक्चर अदर स्टूडेंट को भी बेनिफिटेड हो सकता है, तो आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और YouTube पर बम्बोले एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर पोस्ट करने जा रहे हैं जो कि नीट और जेई मेंस के एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होंगे, है ना। ऑलरेडी हमने बम्बोले एकेडमी पर सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर पोस्ट कर रखे हैं, वहां पर आप जाकर के देखेंगे तो प्रीवियस एनटीए के पेपर भी आप वहां पर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा हमने इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्या है इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा बेटा वो है बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर जो किसी बॉल को u वेलोसिटी से आप फेंकते हो तो जो लास्ट के t टाइम होंगे, यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। लास्ट के t टाइम में ये डिस्टेंस जो होगी वो आपको बतानी है। तो जैसे मैं आपको इसे कराता हूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे कि उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे? आपको पता है कि ग्रेविटेशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन में सबसे जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे जाने में लगेगा। इसका मतलब ऊपर जाने में जितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर आने से, यानी u बराबर 0 से यदि हम इसे ड्रॉप करते हैं तो नीचे आने में भी उतने टाइम में उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप क्या लगा देंगे? आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। कहां से? उल्टा चल के। तो u इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? हाफ gt स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है के बाद? तो कौन सा ऑप्शन आ जाता है बेटा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आ जाता है ना, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का आंसर सबसे पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है, 27 डिग्री में 273 जोड़ देंगे। एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड होता है, गामा की वैल्यू 5/3 है, यानी कि मोनो एटॉमिक गैस है। और ये इनिशियल वॉल्यूम यदि हम V0 मान ले तो फाइनल वॉल्यूम बता रहा है ये कि इट इज कंप्रेस्ड टू 8/27 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो हम क्या लगा देंगे बेटा? फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछा है, राइज इन टेम्परेचर पूछा है। तो क्या लगा देंगे? PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हम इसमें TV की पावर गामा -1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? TV की पावर गामा या PV की पावर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है, तो क्या लगाएंगे हम? T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1 लगा देंगे। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा बेटा वो T1 अपॉन V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1 हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, तो इसे हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया था, तो आ जाएगा 300 केल्विन। V1 तो कितना था? V0, और V2 जो हो जाता है 8/27 इंटू V0 की पावर गामा, जो दे रखा है इसमें 5/3 है। सॉल्व करेंगे, जो T2 आएगा 300, ये हो जाएगा 3/2 की पावर 3 की पावर कितनी हो जाएगा? 5/3 -1 2/3 हो जाएगा, इंटू 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 300, यहाँ तो 9 अपॉन कितना बच जाएगा बेटा? 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? ये 4 सत्ते 28, ही आ जाएगा 675 आ जाता है। तो बेटा ये फाइनल टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। अब ये फाइनल टेम्परेचर आ गया, लेकिन वो पूछा राइज इन टेम्परेचर, तो इसमें देखो ऑप्शन 675 सी ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन आपको आंसर क्या लगाना है? बी लगाना है। क्यों? क्योंकि राइज इन टेम्परेचर पूछा है इसने। राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? T2 माइनस T1 होगा। तो 675 माइनस T1 कितना था? 300, ये आ जाता है आपका 375, यानी कि
बी ऑप्शन आंसर करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपको राइज इन टेम्परेचर पूछा है। क्लियर है बात? अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है बेटा वो डी आंसर है। क्लियर है के बाद इसमें क्या पूछा है कि एक पिक्चर है, मतलब कि एक घड़ा है, जो हमारे यहाँ घड़ा होता है, घड़े का जो मास है वो उसमें दे रखा है 0.5 kg दिया हुआ है, और इसके अंदर वाटर जो है, वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है घड़े का 0.5 kg। आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और वाटर इसके अंदर है 9.5 kg। तो जो टोटल वाटर इक्विवेलेंट है, जो वाटर जो हो जाएगा इक्विवेलेंट वाटर, वो कितना हो जाएगा 10 kg, और 10 × 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। क्लियर है के बाद अब इसने ये दे रखा है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका 28 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर क्या होता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो अब ये बता दो आपको कि जब इसमें से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन मतलब पानी इसमें से हवा के साथ चला जाता है। आगे बात समझ में, जब पानी के साथ हवा, पानी इसमें बूंद जो होती है, वाटर जो होता है इवेपोरेट होता है, तो इस सिस्टम की काइनेटिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने के कारण इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्लियर है के बाद? तो बेटा एनर्जी डिक्रीज कितनी होगी, कितनी डिक्रीज होगी, Q = ms∆T लगा देंगे। M की वैल्यू कितनी है पूरा, ये 10,000 ग्राम है, और S कितनी होती है बेटा 1 कैलोरी, जो वाटर की जो स्पेसिफिक 1 कैलोरी पर ग्राम, और ΔT कितना आया, ΔT आया है ना, माइनस करेंगे तो ΔT आ जाएगा 30 - 28 हो जाता है। क्लियर है क्या बात? तो जो हीट इसमें से निकलेगी वो कितनी हो जाएगी 2 × 10⁴ कैलोरी हो जाएगी। तो इतनी हीट इसमें से निकाल ली है। वो हीट कैसे निकलेगी कि वाटर कुछ इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर कैसे इवेपोरेट होगा, Q = m × L। इसमें से कितना मास इवेपोरेट हो जाए ग्राम में, ताकि इसे इतनी हीट, इसमें से इतनी हीट एब्जॉर्ब, इसमें से इतनी हीट निकल जाए। तो हीट निकालनी है हमें 2 × 10⁴, और मास m' और L दे रखा है इसमें 580 होता है ना कैलोरी पर ग्राम। तो m' की वैल्यू 2 × 10⁴/580 ग्राम आ जाता है। क्लियर है के बाद? अब देखो यहाँ से जो इसमें वाटर निकलने की, वाटर इवेपोरेट होने की रेट है, जो दर दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि 1 मिनट में 1 ग्राम वाटर इवेपोरेट होता है। कितना वाटर इवेपोरेट होना पड़ेगा कि इसका टेम्परेचर 2 डिग्री से डाउन हो जाए? इतना वाटर। तो इतना वाटर 1 ग्राम में लगता है 1 मिनट, तो इतने ग्राम में कितने लगेंगे, इतने ही मिनट, है ना। तो रेट क्या दे रखा है, रेट m/T दे रखा है, जो कि 1 के इक्वल है। तो जो टाइम होगा वो मास इन ग्राम के इक्वल ही हो जाएगा, यानी ये टाइम जो होगा 2 × 10⁴/280 सेकेंड आंसर आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना, सॉरी सेकेंड नहीं मिनट में आएगा ये, क्योंकि 1 मिनट में 1 ग्राम होता है, तो इतना ग्राम भी इतने मिनट में होगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 34.5 मिनट, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर डी, है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि जब वाटर इवेपोरेट होता है, तो सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। तो वाटर इवेपोरेट में Q = ml लगाएंगे, और टेम्परेचर कितना डिक्रीज करना है उसके लिए ms∆T लगाएंगे, और रेट ऑफ इवेपोरेशन 1 मिनट में 1 ग्राम हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है आपका डी। इसमें क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट = a e⁻⁴ प्लस b e⁻βt दिया हुआ है। इसमें पूछा है वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, थोड़ा बहुत वेलोसिटी के बारे में बता दो। तो बेटा वेलोसिटी के बारे में बताओगे तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी dx/dt होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, dx/dt करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो ये कितना जाएगा, a e⁻⁴t × -α प्लस b बीटा इंटू e⁻βt। तो वेलोसिटी जो आ जाती है बेटा, वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी = a - α e⁻⁴t प्लस
बी बीटा ई की पावर बीटा टी, इस टाइप से इसकी वेलोसिटी आ जाती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इंडिपेंडेंट होगी। आप देख लो, ए ऑप्शन सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है, सी ऑप्शन सही नहीं है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? डी ऑप्शन देखो, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दी है, माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा बी ई की पावर माइनस बीटा टी। देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, ये तो ई की पावर अल्फा टी हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये तो जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट पर, t इक्वल टू इनफाइनाइट पर, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये हो जाएगा e की पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से जो वेलोसिटी है ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इसके इंक्रीज होने की रेट इससे ज़्यादा है, इसलिए vt जो है टाइम के साथ बढ़ता ही जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर दिया हुआ है वो है बी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला इसका, कैपेसिटेंस का मैं बता देता हूँ। जो इसकी लेंथ L है और जो C/L होता है वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ln R2 अपॉन R1 होता है। ये तो हो गई R1 और ये कितना हो गया बेटा R2। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से कर देंगे, ln R2 अपॉन R1 होता है। तो जो कैपेसिटेंस होगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 अपॉन R1 इंटू L के इक्वल हो जाती है। क्लियर है बात? अब वो क्या कह रहा है, सिलेंडर चार्ज हैज Q एंड लेंथ L इफ बोथ द चार्ज एंड लेंथ ऑफ द कैपेसिटर आर डबल कीपिंग द अदर पैरामीटर फिक्स। लेंथ भी बढ़ा दी और चार्ज भी बढ़ा दी, तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी? यदि पहले इनिशियल कंडीशन में इसे क्या दे रखा था हमने बेटा, चार्ज Q दे रखा था, तो जो इसकी एनर्जी होगी वो कितनी होगी? U1 होगी, हाफ Q² अपॉन C होगी, है ना। U मान लेते हैं, Q² अपॉन C है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी, कैपेसिटर की क्या करी हमने, लेंथ बढ़ा दी, इस तरीके से 2L हो गई, और चार्ज भी कितना हो गया इस पे, 2Q हो गया। तो जो इसकी C होगी वो कितनी हो जाएगी, इसे थोड़ी देर के लिए C नोड मान लेता हूं। जब आप लेंथ बढ़ा दोगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 अपॉन R1 इंटू 2L, तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो C नोट के इक्वल हो जाएगी, जो नई कैपेसिटेंस है। और चार्ज बढ़ाने पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2 और C डैश, है ना, C डैश। तो Q डैश कितना हो गया, 2Q का स्क्वायर, और 2 इंटू C डैश कितनी है, 2C नोट। तो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 2Q² अपॉन 2C नोट हो जाएगा। और ये कितना था, इनिशियल एनर्जी। तो एनर्जी कितनी हो गई बेटा, एनर्जी हो गई डबल हो जाती है, इंक्रीज टू द डबल ऑफ द इनिशियल एनर्जी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है बात? ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो 1 आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि ये मटेरियल होता है, यदि इस पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरती है तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। ये थ्योरी होती है a प्लस r प्लस टी इज इक्वल टू 0 1 होता है, लेकिन यदि यहाँ ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन यदि 0 मान लें तो a प्लस आर इज इक्वल टू 1 हो जाता है ना, एक थ्योरी होती है। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है एक द रिफ्लेक्शन एंड इमिटेंस ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो जितना रेडिएशन इस पे डालो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले, यानी a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी एब्जॉर्बेंस, तो इसलिए रिफ्लेक्शन कितना होता है, 0। कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई भी ट्रांसमिशन तो होता ही नहीं है परफेक्टली बॉडी के लिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0। द रिफ्लेक्टेंस और इमिटेंस कितनी होती है, देखो ये तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, क्या है ये, एब्जॉर्प्शन। लेकिन जिसका एब्जॉर्प्शन ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन और इमिटेंस दोनों ही क्या होती हैं, 1 होती हैं। जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो ही उतना अच्छा इमिटर भी होता है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए a और e की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, 0,1, है ना। तो a ऑप्शन इसका
सही है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 का जो आंसर है वो बी है ना। अब देखो इसमें क्या है, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। यदि कोई डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है और वो किसी नॉर्थ पोल या मैग्नेट बार के पास लाते हैं, तो ध्यान से देखो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, और उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का तो नीचे की ओर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर जीरो हो जाता है। तो मैग्नेटिक नेट मोमेंट कितना होगा, जीरो हो जाता है। लेकिन यदि इसे आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से रखते हो, तो इसमें क्या है, इंड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने के कारण इंड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और इंड्यूस मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस जो होगा वो अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस की। इसके एग्जांपल है कॉपर है, वाटर है ना, और सिल्वर है ना। कॉपर, वाटर, इस तरीके से कई सारे एग्जांपल हैं, आप इसे याद रख सकते हो। गोल्ड भी है, AU है ना, इस तरीके से कॉपर, वाटर, गोल्ड, इस टाइप के एग्जाम्पल हैं जो कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। कैसे सब्सटेंस होते हैं, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। वैसे तो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, लेकिन जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो इसमें इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ भी आप कह सकते हो, लेंस लॉ। ठीक है, तो इसलिए ये कैसे करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक बार में यदि आप इस सब्सटेंस को रखोगे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है। और यदि इस मटेरियल को आप साउथ और नॉर्थ इस तरीके से रखोगे तो इसमें साउथ और नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, ये हमेशा रिपल करेंगे। तो कौन सा आंसर आ जाता है बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन में इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला आपको लगाना है, और इंक्लाइन प्लेन में यदि इंक्लिनेशन अल्फा है और आप इसे बीटा पे थ्रो करते हो, तो जो रेंज का फॉर्मूला आता है इंक्लाइन प्लेन पर, ध्यान से सुनना, 2u² साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा आता है। हो सकता है आपकी किताब में किसी तरीके से लिखो, लेकिन मेरा लिखने का तो तरीका यही है कि मैं इसे इंक्लिनेशन को अल्फा मान लेता हूं और प्लेन से जो एंगल होता है बीटा मान लेता हूं। सीधे सीधे इसमें 30 डिग्री और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, और u की जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा, u वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड दी हुई है। ध्यान से देखो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 × 30 स्क्वायर और साइन 30, और ये आ जाएगा कॉस 30 + 30 60 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी है 10, और ये cos 30 हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर होती है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर 60 मीटर रेंज आ जाती है। तो बहुत ही सही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बेटा ए, है ना। √K1 K2 जो रेशो होगा, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दो प्लेनेट हैं और दो प्लेनेट पर एक मिनट रुक जाओ, दो प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा पेन यूज करते हैं अपन, है ना। दो प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो दिया हुआ है, टू प्लेनेट पर P1 एंड P2 इस K1, तो यहां पर मान लेते हैं G1 है और यहां पे मान लेते हैं G2 है। तो जो K1 रेशो है वो क्या है, G1/G2 का रेशो है। तो G कितना होता है, ध्यान है आपको कैसे, यदि आप किसी अर्थ पर mg लगाते हो, mg कंसीडर करते हो, तो Gme/RE² कंसीडर करोगे। तो जो G की वैल्यू होती है बेटा वो Gme/RE² हो जाता है। एक तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। दूसरा इसमें बोल रहा है कि द रेशो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेडियाई इज K2, और K2 की वैल्यू है ना, यानी कि K2 क्या है बेटा, K2 है R1/R2। इसकी रेडियस कितनी है R1, इसकी रेडियस है R2, ये K2 दे रखा है। देयर रेशो ऑफ देयर एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि यहाँ पर टोटल एनर्जी अर्थ की सरफेस पे जीरो हो जाए, तो Gme/RE
तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या दे दें 0। तो जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा सॉल्व करके वो जी एम अपॉन आर ई आ जाता है। क्लियर है क्या बात, जी एम अपॉन आर ई, एम से एम कट जाएगा 2b आ जाएगा। तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो देखो रूट जी एम ई अपॉन आर ई के इक्वल होगा, और जो मास होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो के इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आ जाता है, देखो ध्यान से थोड़ा, 2gm अपॉन आर ई, एम ई को क्या लिख देंगे 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो, है ना। तो ये कितना आ जाता है बेटा G1 अपॉन G2, है ना। और ये क्या है आपका वेलोसिटी है, एक मिनट इसे तो छोड़ देते हैं, यहीं तक लिखा रहने देते हैं। जो G1 अपॉन G2 है, ध्यान से देखो, G1 अपॉन G2 जो आएगा वो GM1 अपॉन R1 का स्क्वायर इंटू G2 कितना आएगा GM2 इंटू R2 का स्क्वायर आएगा, G से G कट जाएगा, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर आएगा। वहां क्यों नहीं करा हमने ऐसा, वहां रो आ रहा था। तो ये क्या वैल्यू दे रखी है बेटा, K1 की इक्वल दी हुई है। आ गई बात समझ में। तो स्केप वेलोसिटी ये हो गई, तो V1 अपॉन V2, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 2g तो कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, कट जाएगा M1 अपॉन R1 और M2 अपॉन R2। ध्यान से देखो R1 अपॉन R2, ये तो हो गया R2 अपॉन R1 और ये हो जाएगा M1 अपॉन M2। तो देखो ये कितना दे रखा है बेटा यहां रख देता हूं मैं R2 अपॉन R1, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, इसे क्या लिख लेते हैं K M1 अपॉन M2 और R2 अपॉन R1 कितना दे रखा है 1 अपॉन K2 स्क्वायर दिया हुआ है। तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू यहां से देखो, R2 अपॉन R1 जाएगा 1 अपॉन K2 आएगा, और यहाँ से आएगा K1 इंटू K2 का स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो रूट K1 K2 आंसर इसका आ जाता है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ 1 और एस्केप वेलोसिटी ऑफ सेकंड वाले पार्टिकल का। क्लियर है क्या बात? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप से हम इसे कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है सी, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक कोई बॉडी है और वो प्योर रोलिंग कर रही है ना, और उसमें ओमेगा और वी में क्या रिलेशन होगा यदि प्योर रोलिंग कर रही है, वी इक्वल टू आर ओमेगा। वो कह रहा है कि इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो कौन सा मटेरियल, कौन सी बॉडी होगी, तो कट गई। तो आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को क्या लिख लेंगे बेटा वी अपॉन आर, तो ये हो जाता है वी अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और कर दिया मैंने। तो आई कितना आ गया एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया बॉडी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया बेटा एम आर स्क्वायर, जो कि क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, रिंग का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना है बेटा, 11 का आंसर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी। इसमें क्या दे रखा है, पाथ डिफरेंस दे रखा है और फेज डिफरेंस दे रखा है। तो अपने को इसमें लैम्डा निकालना है। तो पाथ डिफरेंस जो है वो है इसमें 2.1 माइक्रोमीटर है, और फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस इज 7.692 पाई दे रखा है। तो वेवलेंथ ऑफ द सोर्स निकालनी है आपको। इसमें रिलेशन पता होगा, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। तो लैम्डा जो होगा वो 2 पाई लैम्डा एक्स अपॉन डेल्टा फाई होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, 2 पाई डेल्टा एक्स है 2.1 माइक्रोमीटर का मतलब है 10 की पावर -6 अपॉन डेल्टा फाई कितना है 7.692 इंटू पाई। तो पाई से पाई कट जाता है, ऊपर 4.2 इंटू 10 की पावर -6, और ये डेल्टा फाई कितना है बेटा 7.692 के इक्वल है ना। इसे यदि आप इसे सॉल्व करोगे, सोल्व थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि 5460 एंगस्ट्रॉन जो है वेवलेंथ आ जाती है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है वो है
बी ऑप्शन सही है। तो इसमें देखो किस तरीके से दिया हुआ है, इसमें जो आपको डायग्राम बना रखा है, सॉरी ये तो बैटरी है, ऐसे करके हाथ में ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और ये क्या है बेटा, दिस इज ऑल्सो ए रेजिस्टेंस, और ये क्या है आपकी एक बैटरी है। आगे बात समझ में। और यहाँ भी क्या लगी हुई है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है। ये क्या है ए और ये क्या है बी। आपको बताना है VA माइनस VB। इससे आसान सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर है कि बात। किस तरीके से करेंगे अपन, देखो बेटा इसे ध्यान से देखो, VA माइनस VB निकालना है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लेते 0, VA VB को क्या मान ले 0, तो यहाँ देखो 0 और यह प्लस माइनस, तो जब आप इधर चलोगे तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, -4, है ना। या ऐसा करो, दूसरे तरीके से भी अपन कर सकते हैं कि इस पोटेंशियल को क्या मान लो, किसी भी बैटरी के एक टर्मिनल पर पोटेंशियल क्या मान लो 0 0, तो ये कितना है 6 वोल्ट था ये तो, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 6 वोल्ट, और ये प्लस माइनस इधर जाओगे 6 + 2, ये कितना हो जाएगा VA हो जाएगा 8 वोल्ट, है ना। और ये 0 था और 0 से जाएंगे तो VB हो जाएगा 4 वोल्ट। तो बेटा VA माइनस VB 8 - 4 = 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका बेटा सही आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ओके, तो मेरे ख्याल से काफ़ी जल्दी से इस लेक्चर में हमारा सॉल्व होने के चांसेस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है 13 का आंसर जो है बी है। इसमें क्या पूछा है, इसमें 3 वेक्टर हैं A + B + C की वैल्यू जो है वो नल वेक्टर के इक्वल लिखी हुई है, सच दैट कि जो मोड A है मोड B है वो तो दोनों के इक्वल x मान लेते हैं, और जो मोड C है वो कितना है, इसके √2 टाइम्स ऑफ x हो जाता है। ऐसा इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वैसे तो ये रटा रटा क्वेश्चन है कि 3 वेक्टर कैसे हों, इस तरीके से हों, 3 वेक्टर इस तरीके से हों, और ये x है और ये x है और ये x है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये मान लिया वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है। इन तीनों, यदि 3 वेक्टर एक ट्रायंगल बनाते हैं और उनकी जो साइड होती है वो रिस्पेक्टिवली एक ही सेंस में होती है, तो उनका नेट फोर्स जो होता है, नेट रिजल्टेंट 0 होता है ना। और यही इसमें कॉन्सेप्ट है। ये A लगा दिया हमने, और ये B वेक्टर ऐसे है, और C वेक्टर इस तरीके से है। क्लियर है क्या बात। तो दोनों के बीच में ये एंगल कितना है 45। तो ध्यान से देखो, हमने क्या करा है, इसे थोड़ा यहाँ बढ़ा दिया और इसे थोड़ा यहाँ बना दिया, तो ये बन गया। तो ये एंगल कितना है 45, ये कितना है 135, ये कितना है 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में 90, इसके बीच में 135 और इसके बीच में 135। तो आंसर क्या आता है 90, 135, 135 इज द करेक्ट आंसर आ जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो बी आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी है। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे प्लस सिग्मा है, एक आवेश, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ से एक स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक चार्ज क्यू मास m लटका हुआ है, और यहाँ पर एक फिर से एक वॉल है और नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की ओर, एक तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से होगी, एक इसकी वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके बीच में कांस्टेंट होगी, और σ/ε0 ही होगी। कितनी होगी, σ/ε0, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगी। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q × E के इक्वल लगेगा। तो फोर्स जो लगेगा वो σ/ε0 × E के इक्वल होगा। पहली बात तो ये हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जब ये तो रेस्ट पे है, यहाँ पे ऐसे मोशन तो इसकी SHM होगी, और क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो टाइम पीरियड इसका जो 2π√m/k ही होगा, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी k = m⍵², जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसकी √k/m ही होगा, वो तो चेंज नहीं होगी। बस इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो आप देख लो, परफॉर्म SHM विद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहाँ होगा, ध्यान से देखो, ये तो फोर्स हो गया, चलो मान लिया, है ना। ये v = 0 है। जब फोर्स इधर लगेगा तो वेलोसिटी तो इसकी 0 है,
तो जब ये घूमता इसमें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, इसमें तो इलोंगेशन हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। तो इलोंगेशन की वजह से मान लेते हैं यहाँ पर नेट फोर्स एफ नेट कितना है, 0 है। तो एक तो इधर लगेगा kx, किसकी वजह से, इधर की ओर मान लिया थी x इसका इस टाइम पर हो जाता है इलोंगेशन, और इसमें कंप्रेशन हो गया तो वो भी kx ही फोर्स लगाएगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यहाँ पर इधर की ओर तो q इंटू ई लगेगा और इधर की ओर 2kx लगेगा। ये होती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहीं पर क्या होगा, इसके अबाउट ये SHM कर रहा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि इस मीन पॉइंट के अबाउट वो क्या कर रहा होगा, SHM कर रहा होगा। इसका मतलब जो x निकल करके आएगा जिसकी वैल्यू q ही अपॉन 2k होगी, वही इसका एम्पलीट्यूड होगा। तो q की वैल्यू तो है q, e की वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है बेटा, सिग्मा q अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है बेटा वो है ए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए। ये लेंज लॉ पर क्वेश्चन आधारित है। कैसे, यदि आपसे देखें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल और ये इधर आ रहा है, तो इसमें करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि ये भी ये क्या बन जाएगा बेटा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। जब ये नॉर्थ पोल बनेगा तो इसके अंदर n बना लेंगे और n को थोड़ा सा और टिल्ट कर देंगे, तो करंट की डायरेक्शन इधर और इधर, यानी कि इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे आ जाएगी बेटा, इस तरीके से आ जाएगी। और ये कैसी है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ध्यान से देखो, इसका आंसर भी कितना है, ए ही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए है। इसमें क्या दे रखे हैं, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन के फोर्स दिए हुए हैं। 10 न्यूटन में एक एंगल 30 डिग्री से है, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है बेटा, 30 डिग्री पर है, और दूसरा है 135 से, यानी 135 ये हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 45, और इसका भी कितना है, 10 न्यूटन है। तो बता रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसके कंपोनेंट बताओ, तो बता देंगे। जैसे इसका कंपोनेंट जो होगा इस डायरेक्शन में कितना होगा, tan cos 30 होगा, और इसका इस डायरेक्शन में जो होगा वो कितना होगा, tan sin 30 होगा। इसी तरीके से इसका इस डायरेक्शन में tan cos 45 यानी tan 1/√2, 5√2 तो इधर हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 5√2 हो जाएगा, है ना। tan sin 45 इधर, और ये कितना होगा, tan cos 45 इधर। तो जो x एक्सिस में आएगा ये tan × √3/2 आएगा, और ये 5√3 आता है। तो 5√3 इधर लग रहा है, 5√2 इधर लग रहा है, तो जो fx की वैल्यू होगी वो 5√3 माइनस 5√2 होगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, आंसर कितना जाता है, 1.59 न्यूटन आ जाता है। इसी तरीके से यदि आप Fy में देखोगे तो जो Fy वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, tan sin 30 1, तो 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन प्लस ये वाला कितना है बेटा, 5√2, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे देन यू विल गेट 12.07 न्यूटन जे कैप, है ना, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना है, 12.7, एक्स डायरेक्शन में 1.9, 16 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है, ये हो जाता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑर्गन गैस भरी हुई है ना, और क्या कह रहा है ये कि ऑर्गन गैस के लिए आपको इक्वेशन बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, है ना, क्या बतानी है अपने को, द करेक्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। आर्गन के लिए सीपी जो होता है वो 5/2 R होता है, और CV की वैल्यू 3/2 R होती है, और जो गामा होती है वो CP अपॉन CV इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगी। दूसरा, एडियाबैटिक प्रोसेस PV की पावर गामा कांस्टेंट होती है, और PV इज इक्वल टू nRT लगा देंगे हम, तो इसमें T और P में रिलेशन लेकर के आना है, तो इसके में T और P में लाना है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P हो जाएगा, है ना। तो P × T की पावर V, P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
तो P 1 माइनस गामा और T की पावर गामा हो जाएगा, है ना। अब इजिकल टू कांस्टेंट, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन गामा की पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो P की पावर माइनस गामा अपॉन गामा हो जाएगा। दोनों और केस से मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, गामा 1 अपॉन गामा से, तो इसमें तो 1 अपॉन गामा आ गया और यहाँ भी गामा आ गया, तो कट के 1 हो गया और ये बच गया कांस्टेंट। तो देखो टी पी 1 माइनस गामा अपॉन गामा की वैल्यू कितनी आएगी, गामा है 5.3 और ये है 5.3, तो कितनी आ जाती है, -2/5 आ जाती है। तो इसकी वैल्यू -2/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात, तो इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन में एक कॉइल को हमने इस तरीके से लिया हुआ है और उसकी जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.2 मीटर है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न दिए हैं वो 20 दिए हुए हैं, बेटा आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को ठीक से। दूसरी बात, जब हम मैग्नेटिक फील्ड BH दिया है 0.34 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला दिया हुआ है ना, आगे बात समझ में। और जब इसमें करंट इस तरीके से फ्लो होगी, तो यहाँ पे एक निडल रखी हुई है, मैग्नेटिक मेरिडियन में ये BH की ओर इंडिकेट करती है, लेकिन जब आप इसमें करंट प्रोड्यूस कराएंगे तो अंदर की ओर क्या होगा, एक इधर से प्रोड्यूस करा दो ऐसे करके, तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो जो मैग्नेटिक निडल होती है वो टिल्ट हो जाती है। मैं इसका टॉप व्यू बना दूं यदि, तो मैग्नेटिक निडल पहले तो ऐसे थी, ये तो BH होता है, और जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड इस अंदर की ओर ऐसे होगी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल की वजह से है वो B हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, तो जो हमारी निडल होती है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है। और इस क्वेश्चन में ये 45 दे रखा है, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू B/BH दे रखा है, ये तो कितना हो गया 1, क्योंकि 45 1 होता है tan 45, तो B इज इक्वल टू BH के इक्वल हो जाता है, पहली बात। और B कितना होगा बेटा, एक कॉइल की वजह से μ0I/2R होता है, और n कॉइल की वजह से n इंटू μ0I/2R हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0.3, B इज इक्वल टू BH, ये क्या है BH, और BH की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0.34 इंटू 10⁻⁴ μ0/4π के हेल्प से, जो कि 10⁻⁷ के इक्वल होता है। μ0 की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू 20 निकाल देंगे, है ना, और r की वैल्यू 0.2 मीटर रखेंगे, तो जो I की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ध्यान से देखना, 17/10π आंसर आ जाता है एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 18 को भी कर सकते हो। तो अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पहुंचते हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, सी आंसर दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इसके अंदर दो गैस दी हुई है और दोनों के वॉल्यूम कितने हैं, पढ़ लो, 1 लीटर वॉल्यूम दिए हुए हैं, और इसे फिर से 1 लीटर के एक वेसल में कर दिया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर गैस कौन सी है, बता सकते हो गैस कौन सी है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितनी है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 atm है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज दे रखा था, यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पे वॉल्यूम इसका 2 लीटर दे रखा है और प्रेशर दे रखा है इसमें 0.5 atm। तो आपको ये बताना है कि फाइनल प्रेशर, इसका प्रेशर कितना होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, टेम्परेचर इसका भी T, इसका भी T, इसका भी T। यदि इसका वॉल्यूम V है तो PV इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, PV इज इक्वल टू nRT लगा देंगे। तो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू n कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स n मान लेते हैं, इसके नंबर ऑफ n2 मान लेते हैं, तो टोटल मोल्स हो जाएंगे। वॉल्यूम तो कितना है 1 लीटर, n मान लेंगे n1 प्लस n2 इंटू R इंटू T, तो ये आ जाएगा। तो n1 और n2 की वैल्यू लिखनी है, तो n1 की वैल्यू इससे कितनी होगी, PV/RT लगाएंगे, तो P प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है 1 और RT, तो जो नंबर ऑफ मोल्स 1 में लीटर में ऑक्सीजन में आते हैं 1/RT आ जाता है। ठीक है, और यदि हम इसमें लगाएं PV = nRT, तो P कितना है 0.5, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर और R इंटू T 1/RT आ जाता है। तो
तो N1 और N2 की वैल्यू यहाँ रख लेंगे 1/RT प्लस 1/RT इंटू RT। तो RT से RT कट जाएगा, प्रेशर कितना आ जाएगा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आंसर इसका आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो कितना है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर जो बांधा जाता है एक मेटल ब्लॉक पर जो है सर्कुलर टर्न बांधे जाते हैं। वो इसलिए बांधे जाते हैं ताकि जैसे ही उसमें करंट प्रोड्यूस होती है तो जो उसकी निडल होती है वो ऑसिलेशन, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, ऑसिलेशन करने लगता है। यदि आप उसे मेटल के ब्लॉक पर सर्कुलर टर्न बांधोगे तो ये जो होती है डैम्पिंग, है ना, ये जल्दी से, ये जो ऑसिलेशन होते हैं जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, तेज़ी से ख़त्म हो जाते हैं। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। इसी कारण हम क्या करते हैं, इसमें मेटल फ्रेम के ऊपर को कॉइल को बांधते हैं, बाउंड करते हैं। तो यही इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं 21 पर। देखो बेटा 21 का जो आंसर है, हाँ 21 भी आंसर है। इसका आंसर क्या है, डी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर dt/dt इज प्रोपोर्शनल टू k θ1 माइनस θ2। दोनों बॉडी के टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, चलो θ2 माइनस θ1 मान लें, डेल्टा थीटा की पावर 1। तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 इज द व्हाट इज द डेल्टा थीटा की पावर n दे रखा है, तो n की पावर क्या हो जाएगी, n का मतलब है 1। तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे आपको, एक आंसर है इसका 2। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यदि देखोगे तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आती है इसकी I0 मान लें, इसकी I0 मान लें, तो जो इंटेंसिटी आती है वो 4I0 आती है। लेकिन यदि एक फॉर्मूला है हमारे पास, यदि हम सेंटर से वाई डिस्टेंस पे चलते हैं तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो 4I0 cos स्क्वायर पाई वाई अपॉन बीटा के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी होता है, आप इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो उसने बोल दिया I1, और यहाँ पर जो मैक्स इंटेंसिटी है वो I2। तो जो I2 है और 4I0 को क्या लिख लेंगे, I1 तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और cos स्क्वायर पाई और बीटा, और y की वैल्यू दे रखा है वो कितना, 1/4 ऑफ द फ्रिंज विथ, तो बीटा बाई 4 दे रखा है इसने। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, बीटा बाई 4 रख देंगे, बीटा से बीटा कट जाएगा, I1 cos स्क्वायर पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 1/√2 का स्क्वायर, है ना, कितना जाता है 1/2 आ जाता है, दिस इज I2। तो जो I1 अपॉन I2 की वैल्यू होगी वो 2 के इक्वल हो जाती है। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आ जाता है। क्लियर है के बाद क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। वो ये पूछ रहा है कि मिनिमम हाइट बताओ यदि इसकी डायमीटर d है, कि ये मिनिमम हाइट कितनी होगी कि ये सर्किट कंप्लीट कर जाए। तो यहाँ से देखो, जब कोई बॉडी यहाँ से आएगी तो यहाँ पर जो स्पीड होगी, मान लेते v मान लेते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम स्पीड जो होगी वो रूट कितनी होनी चाहिए, √5g r के इक्वल होनी चाहिए, 5g r। तो वेलोसिटी r कितनी है यहाँ पे, d/2, इतनी स्पीड होनी चाहिए। ये स्पीड आएगी कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, mgh, और वो कहाँ चले गई, हाफ mv², में m से m कट गया, gh = 1/2। यदि आप इसका स्क्वायर करोगे तो 5g d/4 आ जाता है, g से g कट जाता है, तो h की वैल्यू 5/4 इंटू d आ जाती है। विच ऑप्शन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, 30C का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो कितना है, सी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, टोटल टाइम 15 आवर दे रखे हैं, है ना, 15 आवर ये ना, हाँ 15 टोटल टाइम, तो 7.5 आवर है, और जो टी हाफ है वो कितना है, 15 आवर दे रखा है। आगे बात समझ में, इसमें क्या दे रखा है, 1 ग्राम ऑफ Na सोडियम दे रखा है, और इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 24 है। तो इसमें नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स कितने होंगे, ग्राम में भार बटे अणु भार, ऐसे याद रखते हैं। तो ग्राम में भार कितना है 1, अणु भार कितना है 24, और
इनटू एवोगैड्रो नंबर से भी हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो इनिशियल एटम थे। अब वो कह रहा है कि इसमें से बीटा डिके होता है और बीटा डिके होने के पश्चात 7.5 आवर में कितना बीटा जो एलिमेंट बीटा पार्टिकल है वो डिके हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, पहले तो ये कितना था, n नोट था। अब थोड़े समय बाद कितना बन जाएगा, nt बन जाएगा, और वो फॉर्मूला होता है जो आफ्टर सम टाइम जो रिमेनिंग एटम्स रिमेनिंग न्यूक्लियाई होते हैं वो n नॉट 1/2 t/t हाफ वाला भी फॉर्मूला हो सकता है। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 ये कितना है, 7.5/15। तो n नॉट 1/2 की पावर 1/√2 n नॉट अपॉन √2। तो कुछ तो डिसइंटीग्रेट हो गए, बचे कितने, पहले तो कितने थे n नॉट, अब बचे कितने n नॉट बाय √2। तो जो डिके हुए हैं, है ना, डिके जो हुआ है, डिके बीटा पार्टिकल जो हुए हैं कितने थे पहले, n नॉट, बचे कितने रह गए, -n, यानी कि n नॉट माइनस n नॉट बाय √2। तो कितना आंसर आता है, ये आ जाता है। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। जो बीटा पार्टिकल बने होंगे वो n नॉट 1 माइनस 1/√2 बने होंगे, और ये n नॉट √2 माइनस 1/√2, n नॉट की वैल्यू 1/24 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और ये √2 माइनस 1/√2 कैलकुलेशन कर लेना। ये कैलकुलेशन करने के बाद 7.5 इंटू 10 की पावर 21 आंसर इज द करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ये है, इस तरीके सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दो न्यूट्रॉन है, 1h2 प्लस 1h2 मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, 2He4 बनाते हैं, और कुछ एनर्जी रिलीज कर देंगे। इसकी एनर्जी 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी भी 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एनर्जी कितनी आएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो टोटल इसकी बाउंडिंग एनर्जी है 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, एनर्जी रिलीज होगी प्रोडक्ट की एनर्जी 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ये कितनी है 4.4, आंसर आता है 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। इसमें क्या दे रखा है कि एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर तार है, और इसमें क्या जा रही है बेटा, करंट जा रही है। आगे बात समझ में, ऐसे करंट इसमें इस तरीके से जा रही है। टोटल एरिया अगर जो हम रेडियस r मान लें और टोटल करंट I है, ऐसे करके जो ऊपर की तरफ है, तो जो इसकी करंट डेंसिटी होगी J/πr² होगी। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, अपने को इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप ले लेंगे और उसमें एम्पियर्स लॉ B.dl = म्यू नॉट इंटू I इंक्लोज लगा देंगे। क्लियर है क्या बात, तो B तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl जो होगा = म्यू नॉट इंटू I इंक्लोज। I इंक्लोज मतलब इसके अंदर करंट, तो उसे I डैश मान लूँ, तो जो I डैश की वैल्यू होगी वो J/πr² के इक्वल होगी। I की वैल्यू क्या होगी, J/πr²। तो म्यू नॉट इंटू I इंक्लोज्ड J/πr²। R कौन सा, स्मॉल r, बड़ा वाला नहीं, तो म्यू नॉट इंटू J/πr² होगी। और ये जो 2πl है, इसका लूप का इंटीग्रेशन जो होगा वो B/2πl r के इक्वल होगा। म्यू नॉट इंटू J/πr², पाई r से r कट गया, तो B जो बचता है म्यू नॉट J/2 इंटू r बचता है। तो B की वैल्यू म्यू नॉट r/2 और J की वैल्यू I/πr² आ जाती है। तो B = म्यू नॉट I/2πr² इंटू r। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाता है। ठीक है, ये अब हम मूव करते हैं 27 की तरफ। 27 का आंसर भी क्या है, 27 का आंसर भी सी है। इसमें कैपलरी दे रखी है। कैपलरी में जब आप किसी पानी में डालते हो तो इसमें जो हाइट होती है h, उसका फॉर्मूला होता है h = 2t cos θ/r ρg, है ना। तो जो h होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कैपलरी ट्यूब होती है। इसमें क्या करते हैं, रेडियस को या डायमीटर को आधा कर देंगे, तो
तो जो एच डैश होगी वो 1/r डैश के इक्वल होगी। तो दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे तो r डैश इंटू आर, और r डैश जो है वो आधी है पहले की, तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू 2, यानी एच डैश जो होती है वो डबल ऑफ द प्रीवियस हाइट हो जाएगी। इस तरीके से आपसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। इसमें 4 कलर दे रखे हैं रेजिस्टेंस के, और जो 4th कलर होता है वो टॉलरेंस का ही होता है। क्लियर है के बाद? तो कैसे कैसे कलर दे रखे हैं? गोल्ड दे रखा है, गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होती है 4th कलर है ना, इनसे तो कोई मतलब नहीं है। गोल्ड के लिए टॉलरेंस ±5% होती है। अगर जो हाँ ये सिल्वर होता जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है के लिए ±10% टॉलरेंस होती है। क्लियर है के बाद? तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। 29 का भी आंसर कितना है बेटा? 29 का भी आंसर कितना है? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। उसने कह रखा है कि मसल्स जो है मैं एक बार देख लेता हूँ, MUCLE मसल मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू पावर के दे रखा है ना। तो मसल्स की जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा? तो मसल जो होगी वो पावर डिवाइडेड बाय स्पीड की होगी। पावर डिवाइडेड बाय स्पीड, पावर होती है W इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W अपॉन T, यानी पावर W क्या होता है? F इंटू S अपॉन T की पावर -3। तो पावर की फॉर्मूला जो होता है ml² T-3 और स्पीड का होता है LT-1। तो कितना जाएगा? mLT की पावर -2। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 का आंसर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 30 का आंसर है बी। ध्यान से देखो कि जब आप एक पुली मास सिस्टम लेते हो M1 और M2 को यदि आप लोगे तो यहाँ टेंशन T और T होता है और यहाँ पे टेंशन 2T हो जाता है। अब यदि आप इसे किसी एक वेइंग मशीन से नाप दोगे तो इसकी जो रीडिंग होगी, वो किसके इक्वल होगी बेटा? जो इसकी रीडिंग होगी वो 2T के इक्वल ही होगी। आगे बात समझ में? 2T के इक्वल होगी इस तरीके से 2T, और जो T होता है वो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G के इक्वल होता है। तो जो रीडिंग जो आएगा इसमें, जो रीडिंग की वैल्यू कितनी आएगी? 2 टाइम्स ऑफ T, इसका भी दुगुना कर देंगे 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G के इक्वल आती है। तो देखो 4m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? 5, और इसमें कितना है? 1, और 5 + 1 6 इंटू 10, या G के GF में दे रखा है तो G लिख देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 2/3, तो 10/3 G यानी 3.33 kgf रीडिंग आती है। तो दिस इज लेस देन 6 kg। तो यहाँ पे अगर जो ये 5 है, 5 kg और 1 kg है, तो इसकी रीडिंग जो आती है ना, यहाँ पर जो इसकी रीडिंग आएगी, लटकाओगे आप इसे, आप ऐसा सोचते हो ना कि इधर तो टोटल कितना 6 kg लटका हुआ है तो 6 kg आ जाएगी। नहीं, रीडिंग क्या होती है? उससे कम ही होती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी दे रखा है, लेकिन मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्वेश्चन ही कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ है, प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बाद में देख लेंगे इसे, है ना। सॉल्यूशन में भी इसका गड़बड़ी दिया हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 32 को आंसर है सी। इसमें क्या कह रहा है कि एक कार है और कार का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, सॉरी 2 नहीं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। जो इंजन इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है उसी की वजह से एक्सेलरेशन आता है। यदि इसका मास m मान लें तो फ्रिक्शन जो होगा m × 6 हो जाता है। लेकिन अब वो सेकंड केस में क्या कहता है कि इसके पीछे एक कार और जोड़ दो m द्रव्यमान की, और ये तो कोई पावर नहीं लगाएगा, यही फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा जो कि पावर देता है। तो कितना हो जाएगा? जो इसका एक्सेलरेशन a' मान लेते हैं, तो नेट फोर्स आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? फ्रिक्शन और नेट मास कितना होगा? 2m × a'। तो फ्रिक्शन कितना था? 6m = 2m a'। तो a' की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। ठीक है, तो ये 32 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 33, ये बहुत ही सही क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन डी दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ। 10 की पावर -2 kg दे रखा है और एक फोर्स है वो -kv² दे रखा है। इसमें k की वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है और t = 10 सेकेंड के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाती है, हाफ mv0²/8 हो जाती है ना। तो सबसे पहले मैं इस पे देखता हूँ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो v0 थी, t सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी v' हो जाती है। जब v' हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बॉडी की, हाफ mv0²। m से m कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो v0² = v0/2 का स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v0/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। टोटल टाइम कितना था, 10। लेकिन ये जो फोर्स है इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, इसलिए इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे बल्कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है mdv/dt के इक्वल होता है, -kv² कर देंगे। तो m की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -2 है ना, और dv इधर तो -k dt आ जाएगा और यहाँ v² आ जाएगा, तो -2 और ये v की पावर -2 dv = -k dt के इक्वल आता है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो -2 -1/v इंटीग्रेशन और -k dt, इसका इंटीग्रेशन 0 से 10। वेलोसिटी कितनी थी, 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आफ्टर 10 to 5। तो ये आ जाता है 10 की पावर -2 -1/5 + 1/10 = -k × 10 - 0। ध्यान से देखो, 10 की पावर -2 ये कितना जाएगा, 1/10 -1/5 = -k × 10। ये कितना जाएगा, ध्यान से देखो, -10 की पावर -2/10 × 10 = -k। k कट जाएगा, k की वैल्यू 10 की पावर -4 आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा जरूर गया है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है बेटा, ए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ए। इसमें क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस 64 वोल्ट से आप विक्षेपित करते हो, तो जो उसकी एनर्जी होती है वो Q × ΔV यानी E × ΔV के इक्वल हो जाएगी। तो जो वेवलेंथ होती है वो h/p होता है, इसे हम √2m × E के इक्वल भी लिख लेते हैं। और h/2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी जो होगी वो E × ΔV के इक्वल होगी। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है लैम्डा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो होगी, h की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू, E की वैल्यू जब आप रखेंगे तो 12.27 एंगस्ट्रॉन आता है और यहाँ आएगा ΔV। ये फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट में, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। ये आया कैसे, जो इस क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू पुट करके इस चीज़ को सॉल्व कर लेना है ना, इस चीज़ को सॉल्व कर लेना। तो इस चीज़ को जब सॉल्व करोगे आप तो 12.27 एंगस्ट्रॉन आता है। अब यहाँ पे ΔV कितना दे रखा है, ΔV दे रखा है आपका 64 वोल्ट, 12.27 ये आ जाता है 8, तो आंसर कितना आ जाता है इसका 1.53 एंगस्ट्रॉन इसका आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। 35 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है। इसमें ये दो और गेट दे रखे हैं, है ना। क्या दे रखा है यहाँ पे, और गेट दे रखा है और यहाँ पे एंड गेट दे रखा है, और इसका आउटपुट कह रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका आउटपुट कह रहा है 1 हो। तो बेटा यहाँ पे एंड गेट है सी, तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए, तो यानी सी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन दे रखा है, एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये 0 1 1 0 और 1 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सी, जिसमें सी की वैल्यू 1 दे रखी है। तो आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36 में ग्राफ दिया हुआ है और इसका आंसर है बेटा सी। ध्यान से देखो किस तरीके से दिया हुआ है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इस तरीके से दी हुई है। आपसे क्या पूछ रहा है, जो इसका एसेलेशन है उसका ग्राफ कैसे होगा। जब यदि SHM होता है तो एसेलेशन और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन होता है, यानी कि -ω²x। तो जो x
जो एक्सेलेरेशन होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ एक्स होगा, यानी कि एक्स का जस्ट अपोजिट होगा और ओमेगा स्क्वायर से बदल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि माइनस एक्स, इसका एक्स का पॉजिटिव, यानी कि जो ग्राफ बनेगा इसका वो कैसा बनेगा बेटा, वो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम में, और ये था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाता है 36। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं 37 की। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। इसमें दो मटेरियल हैं, मीन फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 50 सेंटीमीटर है। तो जो कम्बिनेशन होता है एक्रोमेटिज्म, एक्रोमेटिक एबर्शन नहीं हो, एक्रोमेटिक एबर्शन को जीरो करने के लिए क्या करते हैं, हम दो लेंस को साइड बाय साइड रखते हैं। इसकी फोकस डिस्टेंस f1 है और इसकी फोकस डिस्टेंस कितनी है बेटा, f2 है। तो जो मीन फोकस डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, वो इसमें 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जो मीन फोकस डिस्टेंस होगी वो f1/f1 प्लस 1/f2, एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरा, इसकी डिस्पर्सिव पावर W1 और W2 दे रखी है, और डिस्पर्सिव पावर में जो रिलेशन दिया हुआ है 1/1:2 दिया हुआ है। दूसरा, एक्रोमेटिक एबर्शन का जो जीरो एक्रोमेटिक एबर्शन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है f1/f2 प्लस ω1/ω2 इज इक्वल टू 0, यानी कि f1/f2 इज इक्वल टू माइनस ω1/ω2, और ये किसके इक्वल दिया हुआ बेटा, -1/2, दिस इज f1/f2, यानी f1 की वैल्यू -f2/2 आ जाती है। तो ये तो कितनी दे रखी है 50, 1/f1, यहाँ पे एक काम करो, f1 प्लस f2 कितना रख दो, -2f1 रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं -2f1। थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, 2f1 1/50, तो बेटा जो f1 आता है वो 25 सेंटीमीटर आ जाता है, और जो f2 आता है वो -2 × 25 इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर भी आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ए ऑप्शन सही है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो सकता था, क्लियर है क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है ना, ये आपका इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, दो ऑप्शन क्या है इसका, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है, और इसमें क्या दे रखा है देखो, दो फैक्ट्रीज हैं, एक फैक्ट्री है और ये 800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकालती है, दूसरा जो है वो भी 800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकालती है ना, और जो इसकी स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो दे रखी है वो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकंड दी हुई है क्वेश्चन में, क्लियर है क्या बात। तो अब ये बता रहे हैं नंबर ऑफ बीट्स उसे किसे मिलेंगी, तो देखो ये तो हो जाएगा सोर्स जो कि रेस्ट पे है, तो जो f का फॉर्मूला होता है f डैश वो f0 v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस वी सोर्स होता है। सोर्स तो रेस्ट पे है, पहले केस में 1 मान लेते हैं इसे, तो f1 जो होगा f0 और v अपॉन ये इससे दूर जा रहा है तो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो घटेगी, तो v माइनस वी नॉट अपॉन वी आ जाता है, ये आ जाएगा। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, f0 की वैल्यू 800 दे रखी है, और ये कितना है वेलोसिटी ऑफ साउंड 320, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2/322, तो कितनी है कोई बेटा 800 इंटू 800 इंटू ये कितनी हो जाएगी 318/3200 हर्ट्स। ये तो आ गया f1 फ्रीक्वेंसी, क्लियर है बात। अब f2 क्या होगी, जो साउंड इधर से आ रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 800 हर्ट्ज, लेकिन सुनाई कितनी देगी, मान ले f2 हमें सुनाई देगी, तो f0 फिर से सोर्स तो रेस्ट पे है लेकिन फ्रीक्वेंसी अब की बार बढ़ जाएगी, तो v प्लस वी नोट है ना, तो ये आ जाता है v, तो कितनी आ जाती है बेटा 800, ये तो है 320 प्लस 2/320 इज इक्वल टू 800 इंटू 322/320 हर्ट्ज आ जाती है, ठीक है। तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी बीट्स होंगी वो f2 माइनस f1 के इक्वल होगी, यानी कि 800 322/320 माइनस 800 इंटू 318/320, तो जो आंसर सॉल्व करके आता है उसमें 10 हर्ट्ज आंसर आ जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 1 घंटा 6 मिनट हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन कुछ देर में पेपर सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, A 0 आंसर है ना। देखो एक मेटल पे क्या है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की
क्या एक मेटल पे रेडिएशन डालते हैं और इसका वर्क फंक्शन जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आंसर जो आपका होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, सबकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगी कि 6 - 5 है ना, ऐसे नहीं होगी। EV = HV - 5 यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट - 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया इसका। नहीं, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0 से 0 हो सकती है, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी एनर्जी 0 to k max तक हो सकती है, यानी कि इसमें 0 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले भी फोटोन रहे होंगे। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 का आंसर देख लेते हैं बेटा। 40 का आंसर कितना है? ए आंसर है। क्लियर है क्या? 40 का ए आंसर है। और इसमें क्या दे रखा है? वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10⁻14 हर्ट्ज दे रखी है। दूसरा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 4 वोल्ट पर मीटर। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखी होगी तो उन्हें तो समझ में आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो 8.8 × 10⁻12 इसमें देने के लिए बोल रखा है। आपको निकालना है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² के इक्वल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है sin ωt - kx इस तरीके से हो सकती है। तो जो ये होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट जो E² होगा वो E02 और sin² ωt - kx के इक्वल होगा। क्लियर है क्या बात? तो जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है, लेकिन यदि आपको इसका एवरेज निकालना हो तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E02 और एवरेज ये टाइम का फंक्शन होता है sin² ωt - kx के इक्वल होगा, और इसका एवरेज हमेशा 1/2 ही आता है। cos² ωt या sin² ωt या sin² ωt - kx cos² ωt ±kx का एवरेज 1/2 होगा। इसे आप याद रख लेना हमेशा E02 × 1/2। तो 1/4 ये हो जाता है 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है 8.8 × 10⁻12 और E0 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा? 4 वोल्ट पर का स्क्वायर है। जब आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट आंसर 30.2 × 10⁻12 जूल पर मीटर क्यूब में इसका आंसर आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में बच्चों रखना है। ठीक है क्या बात? तो ये बात है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कितना है बेटा? बी। देखो 41 का आंसर क्या है कि आपने एक किसी h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया, तो यहाँ से ले यहाँ तक जाने में तो वेलोसिटी उसकी v होगी। क्लियर है बात? इस तरीके से अब यहाँ पे वेलोसिटी यदि v होगी तो वो होती है √gh के इक्वल आएगी, है ना। इसे क्या मान लेते हैं? कैपिटल H मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आएगा वो √2h/g के इक्वल होगा। s बराबर ut + ½ लगा करके u बराबर 0 रख देते ना, टाइम की वैल्यू आ जाती है। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी को v0 मान लेता हूँ। यदि कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी e है, ये कितनी हो गई? v0, तो जब टकराएगी तो e v0 हो जाएगी, और v0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? √2gh के इक्वल होगी। दूसरी बात, ये v0 से जाएगी वापस आएगी, फिर जो टकराएगी e v0 से टकराएगी और वापस e² v0 से जाएगी, फिर थोड़ा जाएगी, फिर थोड़ा जाएगी, फिर थोड़ा जाएगी, ऐसे जाएगी। आगे बात समझ में? तो यहाँ से लेके O से लेके A तक का टाइम कितना है बेटा? √2h/g है। ध्यान से सुनो। अब यदि ये e v0 से गई और e v0 से वापस आई तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो 2u/g होता है जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। और u की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? e v0/g दे रखी है। क्लियर है क्या बात? ध्यान से देखो, e v0/g। ठीक है। तो ये दे रखा है। तो जो ये t' मान लेता हूँ, तो t' कितना आया? 2e v0 की वैल्यू √2gh और g कर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2e √2h/g हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t'। तो यहाँ पे जो t' आएगा वो कितना आएगा? 2e √2h/g। इसी तरीके से जब आप इसमें निकालोगे तो केवल और केवल e से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
यानी कि यहाँ पे 2e² आएगा और इसी तरीके से √2gh 2e³ हो जाएगा एंड सो ऑन। इसमें से टोटल टाइम आ गया ये √2h/g हम कॉमन ले लेते हैं 1 + 2e + 2e² + 2e³ एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक बन जाएगा। ध्यान देंगे आप 2h/g 1 प्लस इसमें से 2e कॉमन लेके 1 + e + e² से इन्फिनिटी तक बन गया। एक ये सीरीज बन गई और ये इन्फिनिटी सीरीज हो गई। इसका सम होता है a/1 - r। a की जगह क्या है 1 और e की जगह क्या है r की जगह क्या है e। तो आंसर जो आएगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा बेटा √2h/g और यहाँ पे तो आ गया 1 + 2e और यहाँ पे आ गया 1 - e। तो आंसर जो आ जाता है √2h/g 1 + e/1 - e। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है ये है। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। कंडक्टर के मटेरियल की बात, रेजिस्टेंस की बात करता है। कंडक्टर ध्यान रखना R = ρl/a मत लगा देना कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ये किसके लिए है जो रेजिस्टेंस होता है, जो निक्रोम के जो रेजिस्टेंस होते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लेकिन कंडक्टर के लिए डिफरेंट सिचुएशन होती है। कंडक्टर में वो उसकी शेप पर जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उनके बीच के लेंथ पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। इसमें अलग से टाइप दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टफ क्वेश्चन है। 20 मीटर/सेकंड से 60 डिग्री पे फेंकोगे इस तरीके से तो जो रेंज होगी वो u² sin2 θ /g वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 20² × sin 120/10 की वैल्यू लगा करके कितना जाएगा 400। एक मिनट 20 दे रखा है ना इसमें तो u² 20 का स्क्वायर तो कितना जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा धीरे सॉल्व कर लेते हैं ना। 20 × 20 × √3/2/10 तो कितना हो गया 20√3 रेंज आ जाती है। लेकिन ऐसा इसने क्वेश्चन में पूछा नहीं है। उसने कहा है कि जो स्पीड है वो ±5% है ना। तो डेल्टा u दे दिया उसने। ये डेल्टा u है u ± डेल्टा u। डेल्टा u जो है वो इसका 20 का 5% है तो ये कितना आ गया 1 5 दूनी 10 1 मीटर/सेकंड। ऐसे डेल्टा u आ गया। क्लियर है क्या बात। अब देखो जो r होती है वो u² g × sin2 θ के इक्वल होती है। इसमें g और sin θ तो इक्वल हैं यानी r इज प्रोपोर्शनल टू u²। यदि log लेकर के एरर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो डेल्टा r/r = 2 डेल्टा u/u वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो जो डेल्टा r हो सकता है वो कितना होगा 2 डेल्टा u/u × r के इक्वल होगा। डेल्टा u कितनी दे रखी है 1 और u कितना है 20। r की वैल्यू 20√3। तो ध्यान से देखना ये 2√3 आ जाता है 2√3 मीटर आ जाता है डेल्टा r। यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 3.64 मीटर के लगभग 3.464 मीटर के इक्वल आ जाता है। तो जो डेल्टा r में चेंज हो सकता है वो 3.46 के इक्वल हो सकता है। लेकिन रेंज कितनी है 20√3। 20√3 को थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो जो रेंज की वैल्यू आएगी 3.46 के इक्वल आ जाएगी। तो मिनिमम जो होती है ये तो आगे रेंज वेरिएबल रेंज। तो जो r मिनिमम की वैल्यू होगी यहाँ पे 20√3 - 3.46 कर देंगे और इसकी वैल्यू 31.1 मीटर आ जाती है। और r मैक्स की वैल्यू जो होगी वो 20√3 + 3.46 यानी मैक्सिमम वैल्यू 38.1 मीटर इसका आंसर आ जाता है। ठीक है। तो जो वैल्यू होगी वो 31.1 से 38.8 तक होगी। जो आंसर है वो 39.0 आंसर इसका नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। तो हम अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। काफ़ी देर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो ए आंसर है। इसमें ध्यान से क्वेश्चन को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द कन्वर्जिंग लेंथ f1 है और डाइवर्जिंग लेंथ का मैग्नीट्यूड दे रखा है एज f2 द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन वुड बी। तो जो फोकल लेंथ होती है 1/f1 + 1/f2 होती है। ध्यान से देखना यहाँ पर जो है ये मैग्नीट्यूड के बारे में दे रखा है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा f1 और -f2 अपने को लिखना पड़ेगा है ना, क्योंकि वो कन्वर्जिंग है। डाइवर्जिंग के लिए जो फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड है तो -f2 लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे पावर होती है p = p1 +
P2 से ही आता है। तो F2 माइनस F1 थोड़ा सा तो इसमें आंसर में मिस्टेक तो कर ही रखा है, करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। एक ही ऑप्शन मैच करता है इससे, और जो कि है फर्स्ट, उसमें भी F2 माइनस F1 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड। तो हमने इसके मैग्नीट्यूड को माइनस F2 से बदल दिया। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन रह जाता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी है। इसमें टॉर्क और वर्क की डायमेंशन इक्वेशन सेम होती है, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, तो वेरी गुड। देखो बच्चों, 1 घंटा 16-17 मिनट हो गई हैं, हमने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा डिस्कस करने की कोशिश की है ना। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को क्या करेंगे कि जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में, जो फ़ोन नंबर दिया, आप उस पर मैसेज करके मेरे को आपको स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे को मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, मेल कर देंगे। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव द रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। और यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे को रिस्पॉन्स करके कमेंट में लिखिए, मैं और आगे इस टाइप के वीडियो लेक्चर को बनाता रहूँगा, जिससे कि एनटीए में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रहे। और आप हमारा बम भोले एकेडमी चैनल यूट्यूब पे जाकर के सब्सक्राइब